तो दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने मल्टी मैसेंजर एस्ट्रोनॉमी पार्ट 1 में दूरबीन, ग्रेविटेशनल वेव, लीगो मशीन, कॉस्मिक रेज, इन सब चीज़ों के बारे में देखा और जाना। लेकिन अभी भी ढेर सारे एस्ट्रोनॉमी मैसेंजर्स के बारे में जानना बाकी है, तो चलिए उनके बारे में जानते हैं। तो इन्फिनिटी स्ट्रीम की इस डॉक्यूमेंट्री में हमारे साथ बने रहिए अंत तक। इस ब्रह्मांड में अनेक ऐसे मल्टी मैसेंजर है जो हमें ब्रह्मांड की जानकारी देते रहते हैं, और ये इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर आते हैं जो हमें ब्रह्मांड में होने वाली घटनाओं के बारे में बताते हैं, जिससे साइंटिस्ट को काफी मदद मिलती है। ये ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां होती हैं जिससे वैज्ञानिक आकाशगंगा में कहीं भी दूर हो रही घटनाओं के बारे में जान पाते हैं। शुरू से ही मल्टी मैसेंजर हमारी मदद कर रहे हैं, जो तरह तरह की जानकारियां हम तक ला रहे हैं। और अभी भी बहुत से मैसेंजर हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं है, क्योंकि हमारा ब्रह्मांड अनंत है और ऐसा कहा जाता है कि अभी हम ब्रह्मांड के बारे में ना के बराबर ही जान पाए हैं। इसलिए वैज्ञानिक शुरू से ही ऐसी खोज में लगे हुए थे जो हमें ब्रह्मांड के बारे में जानकारी दे। लेकिन किसी चीज को शुरू करने में समय लगता है, पर एक बार जिस खोज की शुरुआत हो जाती है तो फिर उसके माध्यम से और भी चीजों की खोज होती रहती है। जैसे इसकी शुरुआत दूरबीन से हुई, और आज हमारे पास कितने सारे मल्टी मैसेंजर्स हैं, और फिर भी इसके बारे में निरंतर खोज जारी है। वैज्ञानिकों के पास छोटे छोटे डिटेक्टर्स हैं जो कि हर तरीके से मदद करते हैं। जैसे आज वैज्ञानिक न्यूट्रिनो और कॉस्मिक रे को डिटेक्ट कर पाते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंतर्गत आने वाली सभी लाइट्स के बारे में भी जान पा रहे हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार ये सब खोजें बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसी प्रयास से हमने जाना कि ब्लैक होल भी हमारे लिए एक मल्टी मैसेंजर है, क्योंकि ब्लैक होल स्पेस में एक ऐसे पॉइंट्स है जो इतना विशाल और ताकतवर है कि वो अपने आसपास आने वाले किसी भी स्टार और प्लैनेट को निगल जाता है, क्योंकि उसका ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज्यादा है कि किसी भी लाइट को वो अपनी ओर खींच लेता है, और ऐसा वो अरबों सालों से करता आ रहा है। ये ब्लैक होल इतना विशाल होता है कि वो हजारों लाखों स्टार्स को एक साथ निगल सकता है। ये गहरे काले कुएं की तरह है, और स्पेस में इसके पास से जो कुछ भी गुजरता है या इसके नजदीक आता है तो उसका अस्तित्व ही मिट जाता है। इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी ताकतवर है कि रोशनी जब इसके पास आती है तो वो वापस नहीं जा पाती, और फिर ऐसा लगता है कि यहाँ कोई रोशनी थी ही नहीं। ब्लैक होल 4 प्रकार के होते हैं: स्टेलर ब्लैक होल, इंटरमीडिएट ब्लैक होल, सुपर मैसिव ब्लैक होल एंड मिनिएचर ब्लैक होल। तो ज्यादातर देखे गए हैं कि जो डेड स्टार्स होते हैं वही ब्लैक होल का रूप ले लेते हैं। जैसे जैसे स्टार्स अपनी जिंदगी के अंत तक पहुंचते हैं तो वो अपना मास खो देते हैं और फिर ठंडे होकर ब्लैक होल बन जाते हैं। तो ब्लैक होल का पहला प्रकार है स्टेलर ब्लैक होल, जो किसी तारे के ग्रेविटेशनल कॉलेप्स से बना होता है। इसका मास लगभग 5 से 10 सोलर मासेस के बराबर होता है। ये एक तारा जो विस्फोट कर चुका होता है उसके अवशेष होते हैं। अपने अंतिम समय में विशाल तारे बड़े विस्फोटों के साथ बाहर निकलते हैं। ऐसा विस्फोट तारे के पार्टिकल को स्पेस में उड़ा देता है और सिर्फ तारे का कोर ही बचता है। जब तारा जीवित था तो न्यूक्लियर फ्यूजन ने निरंतर एक बाहर की तरफ प्रेशर पैदा किया, जिसने उस तारे के ग्रेविटी फोर्स को बैलेंस किया। हालांकि तारे के विस्फोट के दौरान तारे में ग्रेविटी को रोकने के लिए फ्यूल नहीं बचता, इसलिए तारे का कोर अपने आप कॉलेप्स होना शुरू हो जाता है। दूसरा इंटरमीडिएट ब्लैक होल होता है, और ये तब बनता है जब बहुत सारा ब्लैक होल एक दूसरे ब्लैक होल में मर्ज होते हैं। और तीसरा ब्लैक होल होता है सुपर मैसिव ब्लैक होल। ये सबसे विशाल ब्लैक होल होता है क्योंकि इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसका मास 1 मिलियन सूर्यों के मास से भी ज्यादा होता है। और सबसे छोटा ब्लैक होल होता है मिनिएचर ब्लैक होल। ये एक सिंगल एटम जितना होता है, लेकिन वैज्ञानिक कहते हैं कि इसका मास एक बड़े पहाड़ के जितना होता है। तो चलिए अब आपको सरल भाषा में मल्टी मैसेंजर के हिसाब से ब्लैक होल के बारे में समझाते हैं। ब्लैक होल की ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग होती है कि आप इस बात से समझिए कि अगर इसके आसपास यूनिवर्स का सबसे चमकता हुआ तारा भी आ जाए तो उसकी चमक में भी हम ब्लैक होल को नहीं देख सकते, क्योंकि ब्लैक होल उस स्टार की लाइट को रिफ्लेक्ट करने के बजाय उसको अपने अंदर सोख लेता है, और जो भी मैटर इसके नजदीक आता है ये उसे भी निगल लेता है। ये इतना भयानक है कि ऐसा लगता है कि ये प्रकाश की जगह सिर्फ घने अंधेरे को पसंद करता है। ये ब्लैक होल लाइट, डस्ट, पार्टिकल्स, मैटर सबको अपने अंदर खींच लेते हैं
और फिर ये इतने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ग्रेविटेशनल फोर्स पैदा करते हैं कि इसके आसपास जो भी ऑब्जेक्ट आता है ये उसे खींच लेता है, और फिर उस ऑब्जेक्ट का मास भी ब्लैक होल के मास में जुड़ जाता है, तो ये और भी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। और जब ये ढेर सारे ऑब्जेक्ट को खा जाते हैं या निगल लेते हैं, तब ये हाई फ्रिक्वेंसी लाइट छोड़ते हैं जो हाई एनर्जी की गामा रेस होती हैं। तो दोस्तों, गामा रेस एस्ट्रोनॉमी के अकॉर्डिंग बहुत ही खतरनाक किरण मानी जाती है, और ये भी कह सकते हैं कि यूनिवर्स में अभी तक इससे खतरनाक किरणों की खोज नहीं हुई है। तो ये रेस हमें यूनिवर्स के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी बताती है। जैसे हमारे इस अनंत ब्रह्मांड में जब भी कोई हलचल होती है या कोई घटना होती है, तो ये संभव होता है कुछ घटना से गामा रेस निकलेंगी, क्योंकि हमारा जो यूनिवर्स है वो तारों और प्लैनेट से मिलकर बना है, और तारे और प्लैनेट्स एलिमेंट्स से मिलकर बने हैं। इसलिए जब भी गैलेक्सी में कोई तारा मूव करता है या उनका आपस में टकराव होता है या वो किसी कारण से डिस्ट्रॉय होते हैं, तब वो काफी एनर्जी रिलीज करते हैं, और इस एनर्जी की सबसे बड़ी मात्रा गामा रेस में होती है। तो जब गामा रेस ट्रैवल करके हमारी अर्थ तक आती है, तब वैज्ञानिक उसे डिटेक्ट करके उस इवेंट के बारे में, उस घटना के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। इसलिए गामा रेस भी हमारे लिए एक महत्वपूर्ण मैसेंजर का काम करती है। तो ब्लैक होल पर वापस आते हैं। हम जानते हैं कि जब एक तारे का फ्यूल खत्म होता है या वो अपने आखिरी समय में होता है, तब ग्रेविटी उस पर इतना फोर्स लगाती है कि तारे का एक्सप्लोजन हो जाता है। और कुछ एक्सप्लोजन इतना भयानक होता है और उसमें इतनी चमक होती है कि गैलेक्सी में उजाला कर देता है। लेकिन आप सोचेंगे कि सूरज के अलावा तो हमें कोई रोशनी दिखाई ही नहीं देती। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक्सप्लोजन से निकलने वाली रोशनी गैलेक्सी में मौजूद गैस के द्वारा रुक जाती है, क्योंकि गैलेक्सी के सेंटर में गैस का मान बढ़ता जाता है, और जहाँ पे ज्यादा द्रव्यमान होता है वहाँ भी गैस इकट्ठा होने लगती है, और वही गैस उस तारे के एक्सप्लोजन द्वारा निकली गई रोशनी को रोकते हैं। अब आप सोचेंगे कि अगर ये सारे मैटर और पार्टिकल्स को अपनी ओर खींच लेता है, तो फिर सवाल उठता है कि वो कौन सी चमक है जो हमें इसके आसपास दिखाई देती है, और वो क्या है? तो हम आपको बता दें कि वो सब पार्टिकल्स गैस और डेड स्टार के मलबे होते हैं, जो ब्लैक होल के पास ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स होने की वजह से बहुत तेजी से चक्कर लगाते हैं। जब ऐसा होता है तब ब्लैक होल भारी मात्रा में एक्सरे भी रिलीज करते हैं, और फिर इसे मेजर करके एस्ट्रोनॉमर्स जानकारियां जुटाते हैं। इसलिए ब्लैक होल एक मल्टी मैसेंजर के रूप में भी जाना जाता है, और इस ब्लैक होल के बाहरी सरफेस को हम इवेंट होराइजन कहते हैं। अब बात करें एक्सरेज की, तो ये भी हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण मैसेंजर है। ये एक प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसमें बहुत हाई एनर्जी होती है। चाहे कोई ऑब्जेक्ट हो या हमारी बॉडी, ये उसके आर पार चली जाती है। इसकी खोज जर्मन फिजिसिस्ट विल्हेम रंटगन ने 8 नवंबर 1895 को गलती से की थी। वो अपनी लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो गलती से इस रे की खोज हो गई, तो इन्होंने इसका नाम एक्सरे रखा। सबसे पहला एक्सरे इन्होंने हाथ का लिया, जिससे इन्हें मालूम चला कि ये जो एक्सरेज है ये केवल हमारी स्किन के आर पार जा सकते हैं, ना कि हमारी हड्डियों के। इसके बाद इन्होंने ये भी बताया कि इनकी वेव्स केवल स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है और इन पर मैग्नेटिक फील्ड का कोई असर नहीं होता, और कोई भी इंसान इसे आंखों से नहीं देख सकता, क्योंकि ये विजिबल लाइट से काफी अलग होती है। क्योंकि विजिबल लाइट की वेवलेंथ ज्यादा होती है और एनर्जी कम होती है, जबकि एक्सरेज की एनर्जी ज्यादा होती है और वेवलेंथ कम होती है। दुनिया का पहला एक्सरे 22 दिसंबर 1895 को लिया गया था, जो कि विल्हेम रंटगन की पत्नी के हाथों का था। एक्सरे की खोज के बाद ये इतना फेमस हो गया कि इसके बारे में न्यूज़पेपर और मैगजीन में छपने लगा। यूरोप और अमेरिका में इसकी इतनी पॉपुलैरिटी बढ़ गई कि वहाँ जगह जगह एक्सरे बूथ लगाए गए। लोगों की दीवानगी तो इस कदर थी कि लोग अपना एक्सरे देखने के लिए लंबी लंबी कतारों में घंटों खड़े रहते थे। इसकी पॉपुलैरिटी ऐसी हो गई थी कि जूतों की दुकान के बाहर भी इसे लगा दिया गया था। लोग पहले अपने पैर का एक्सरे लेते थे, फिर जूते खरीदते थे। इस एक्सरे के आविष्कारक विल्हेम रंटगेन ने इसे पेटेंट नहीं कराया। उनका मानना था कि ये खोज मेडिकल साइंस की दुनिया में बहुत मदद करने वाला है, और अपनी 1901 में मिले नोबेल प्राइज की राशि को भी डोनेट कर दिया। और आज 100 सालों के बाद भी दुनिया के नासा और इसरो जैसी बड़ी स्पेस एजेंसीज लगातार एक्सरे टेलीस्कोप पर काम कर रही हैं। ये टेलीस्कोप ऐसे होते हैं जो एक्सरेज को ऑब्जर्व करते हैं, और वो जो एक्सरेज होते हैं वो ब्लैक होल, न्यूट्रॉन स्टार जैसी चीजों से निकल कर आते हैं।
तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि हम ब्लैक होल के अंदर झांक नहीं सकते हैं और ना ही न्यूट्रॉन स्टार जैसी चीज़ों को हम पास जाकर देख सकते हैं। हाँ, लेकिन उनके आसपास जो भी मैग्नेटिक फील्ड मौजूद होते हैं या फिर जो पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, इनकी वजह से ये लगातार एक्सरे पैदा करते हैं और इन्हीं एक्सरेज को डिटेक्ट करके हम ब्लैक होल की गहरी जानकारियों को जान पाते हैं। यहाँ तक कि वैज्ञानिक और स्पेस एजेंसियां भी एलियंस की खोज में एक्सरेज का सहारा ले रही हैं और इन्हीं एक्सरेज की मदद से हम ब्लैक होल की दिशा का निर्धारण कर पाते हैं और ब्लैक होल के आसपास जो भी धूल के कण मौजूद हैं उनकी मैपिंग भी कर पाते हैं। तो देखा आपने कि ये गलती से हुई खोज हमें ब्रह्मांड की उन सभी चीजों की जानकारी देती है जो कभी हमारे शरीर की जानकारी दिया करती थी। जैसे एक्सरे शरीर के अंदर की चीजों को हमें दिखाती है, वैसे ही एक्सरे ब्रह्मांड के अंदर मौजूद जो दिल है यानी कि जो ब्लैक होल है उसके बारे में भी जानकारी देती है और इसीलिए ये मल्टी मैसेंजर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। अब तीसरा मैसेंजर है अल्ट्रा वायलेट लाइट। ये एक नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन है जो सूरज की किरण के द्वारा उत्पन्न होती है, क्योंकि सूरज हमारा प्राइमरी नेचुरल सोर्स है और अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को हम ह्यूमन आई द्वारा नहीं देख सकते। इसकी वेवलेंथ शॉर्टर होती है और फ्रीक्वेंसी विजिबल लाइट से ज्यादा होती है। इसकी वेवलेंथ 10 से 400 नैनोमीटर के बीच होती है और ये हमारे लिए मल्टी मैसेंजर एस्ट्रोनॉमी इसलिए है क्योंकि ये हमें सूरज की जानकारी देता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि सूरज कई प्रकार की लाइट को पैदा करता है और इसलिए जब इसरो ने आदित्य L1 सैटेलाइट को लॉन्च किया तब उस दौरान उन्होंने काफी सारी इमेज अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन की ली, क्योंकि सूरज की कई सतह है और हर सतह पर टेम्परेचर का मान अलग अलग है, जिसकी वजह से वहां से काफी अलग तरह की लाइट पैदा होती है। इसलिए जब आदित्य L1 सिर्फ अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को ही कैप्चर करके इमेज बनाता है तब उससे वैज्ञानिक सूरज के अंदर भी देख पाते हैं। अब सूरज से निकलने वाले अलग अलग लाइट का उपयोग सूरज को समझने के लिए किया जा रहा है। और अब इसके बाद आता है इंफ्रारेड लाइट या रेडिएशन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण मैसेंजर है। इसके रेडिएशन की खोज विलियम हर्शल के द्वारा की गई थी। विलियम हर्शल का जन्म 15 नवंबर 1938 को जर्मनी में हुआ था। ये एस्ट्रोनॉमर्स और म्यूजिशियन दोनों थे। इन्होंने नए प्लैनेट यूरेनस की खोज की थी और 1774 में इन्होंने दुनिया का पहला लार्ज टेलीस्कोप बनाया था। वो इन दोनों प्रोजेक्ट से बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए थे। सन 1800 में इन्होंने एक और खोज की थी जो लाइट से जुड़ी हुई थी। विलियम हर्शल ये जानते थे कि सूरज की जो रोशनी है वो रेनबो में 7 रंगों की मिक्सचर है और जब हम सूरज की रोशनी को प्रिज्म से गुजारेंगे तो वो 7 रंगों में टूट जाएगा। उनका एक्सपेरिमेंट ये था कि वो प्रिज्म से निकले हुए रेनबो कलर के अलग अलग टेम्परेचर को थर्मामीटर से मेजर कर सके और इसी मेजरमेंट के दौरान उन्हें इंफ्रारेड रेडिएशन के बारे में पता चला। जो इंफ्रारेड रेडिएशन होते हैं वो हमें बादल के पीछे छुपे हुए बनते तारे की जानकारी देता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लीजिए कोई बल्ब जल रहा है और उसके सामने आप एक चादर टांग दें तो एक टाइम के बाद आप देखेंगे कि जो बल्ब की रोशनी है वो चादर को हीट करती है और वो एनर्जी चादर के दूसरे तरफ भी महसूस होती है। उसी तरह से जो बनते हुए तारे होते हैं उनमें इतनी रेडिएशन निकलती है कि वो बादल को गर्म करते हैं। तब वो बादल अपने अंदर से इंफ्रारेड रेडिएशन पैदा करते हैं, जिसकी वजह से इंफ्रारेड रेडिएशन धरती तक आती है और फिर इन्हें मेजर करके ही साइंटिस्ट ये जान पाते हैं कि वो बनता हुआ तारा हमसे कितनी दूर है, उसमें कितनी एनर्जी है और उसका मास क्या होगा और उसकी लोकेशन क्या है। इसलिए इंफ्रारेड रेडिएशन एक मैसेंजर का भी काम करती है जो इतने दूर की जानकारी हम तक लाती है। फिर आता है माइक्रोवेव। तो जैसे नाम से ही स्पष्ट है, माइक्रो यानी छोटा और वेव मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मतलब कि माइक्रोवेव एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसकी वेवलेंथ बहुत ही छोटी होती है। इसकी लंबाई लगभग 1 सेंटीमीटर से 1 मिलीमीटर होती है और इसकी फ्रीक्वेंसी 300 मेगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज होती है। तो माइक्रोवेव को हम कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड भी कहते हैं। जब बिग बैंग हुआ था उस दौरान ढेर सारे रेडिएशन पैदा हुए थे जो कि पुराने होते होते माइक्रोवेव में बदल गए। पुराना होने का मतलब होता है जैसे कोई लाइट है, जब वो बहुत टाइम तक स्पेस में ट्रैवल करेगी, बहुत सारी चीजों से टकराएगी तो उसकी एनर्जी धीरे धीरे कम हो जाती है। जैसे कि जब सूरज सोलर पैनल से टकराता है तो वो अपनी कुछ एनर्जी ट्रांसफर करता है, यानी कि उस आने वाली लाइट की एनर्जी कुछ कम हो जाती है। और इसी प्रकार जब लाइट काफी टाइम तक ब्रह्मांड में ट्रैवल करती है तो उसकी एनर्जी कम हो जाती है। ऐसे ही 13 अरब साल पहले जब ब्रह्मांड का निर्माण हुआ था
उस दौरान जो रेडिएशन पैदा हुए थे वो अभी भी ब्रह्मांड में मौजूद है, जिसे हम माइक्रोवेव या माइक्रोवेव बैकग्राउंड कहते हैं। ये हमें ब्रह्मांड के अस्तित्व की जानकारी देती है और इस मैसेंजर की वजह से हम यूनिवर्स का इतिहास समझ पाए, क्योंकि माइक्रोवेव बैकग्राउंड सबसे बड़ा सबूत था जिससे कि हम यूनिवर्स के ओरिजिन को समझ पाते हैं। और इस रेडिएशन की वजह से वैज्ञानिक यूनिवर्स की उम्र का भी पता लगा पाते हैं, और अगर ये रेडिएशन न होता तो हम यूनिवर्स की उम्र का अंदाजा भी नहीं लगा पाते। उसके साथ ये हमें कॉस्मिक इन्फ्लेशन जैसी थ्योरी को समझने में काफ़ी मदद करता है। और जब बात यूनिवर्स की मैपिंग की हो तो उसमें भी कॉस्मिक माइक्रोवेव का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि वैज्ञानिकों के कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड की वजह से ही हमारे यूनिवर्स का एक मैप तैयार किया गया, जिसमें हम यूनिवर्स के बिहेवियर को समझ पाते हैं। अब हमारा जो अगला मैसेंजर है वो है न्यूट्रॉन स्टार। जैसे कि हम जानते हैं कि तारे न्यूक्लियर फ्यूजन के जरिए एनर्जी पैदा करते हैं। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां पर 2 हाइड्रोजन एटम मिलकर के एक हीलियम बनाते हैं। इस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है जो तारों को जलने में मदद करती है। ये ऊर्जा तारे के केंद्र से हमेशा निकलती रहती है, जिससे सबसे पहले हाइड्रोजन बनता है, फिर वो हीलियम में बदल जाता है। लेकिन जब तारों का आकार बड़ा होता है और घना होता है तब इसके एटम कार्बन में बदल जाते हैं, फिर इसका फ्यूजन नियॉन में होता है, फिर ऑक्सीजन में, फिर सिलिकॉन में और फिर आयन में, और फिर ये प्रोसेस आगे नहीं हो पाता क्योंकि इतना फ्यूजन होने के बाद तारे का फ्यूल खत्म हो जाता है। फिर ये अपने ही ग्रेविटेशनल एनर्जी को संभाल नहीं पाते और फिर बड़े धमाके में ये अपने ही केंद्र में कोलैप्स हो जाते हैं। इसके बाद इनका आकार छोटा होने लगता है और इनका डायमीटर 25 किलोमीटर ही रह जाता है, पर इसका जो मास होता है वो सूरज के 3 गुना के बराबर होता है। ये इतने घने हो जाते हैं कि इनका ग्रेविटेशनल फोर्स हमारी पृथ्वी के 200 बिलियन गुना से ज़्यादा होता है। और फिर इस तारे में सिर्फ न्यूट्रॉन ही बचते हैं, जिसकी वजह से इसका द्रव्यमान बढ़ता है और इसका मैग्नेटिक फील्ड भी हमारी धरती से अरबों गुना ज़्यादा होता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी प्रोटॉन से टकराता है तब वो न्यूट्रॉन में बदल जाता है, और जब तारे पर ग्रेविटी का प्रेशर पड़ता है तब हाइड्रोजन गैस के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपस में कोलैप्स हो जाते हैं और इसी प्रोसेस से न्यूट्रॉन स्टार का जन्म होता है। ये स्टार बहुत ही तेज गति से घूमते हैं, जिसकी वजह से इन तारों का एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बन जाता है और इन तारों में से लगातार रेडिएशन एमिट्स होने लगती है, जिससे ये हमें पृथ्वी से ब्लिंक होते हुए प्रतीत होते हैं। और इनके पल्सिंग इफेक्ट की वजह से इन्हें पल्सर भी कहा जाता है और कई मिलियन सालों के बाद इनकी एनर्जी समाप्त हो जाती है और फिर ये एक सामान्य न्यूट्रॉन तारा बन जाता है। इसकी खोज एस्ट्रोनॉमर फ्रिट्ज विस्की और वॉल्टर बाडे ने सबसे पहले की थी। अब जैसा कि हमने आपको बताया था कि इसकी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होती है, जिसकी वजह से जब वो तारा रोटेट करता है तब वो लगातार मैग्नेटिक पल्स भेजता है और इसी मैग्नेटिक फील्ड को वैज्ञानिक डिटेक्ट करके न्यूट्रॉन स्टार की जानकारी लेते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि न्यूट्रॉन स्टार सिर्फ रेडिएशन और पल्सर ही नहीं पैदा करता, बल्कि ये ग्रेविटेशनल वेव्स को भी पैदा करता है। और ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि न्यूट्रॉन स्टार ब्लैक होल की तरह खतरनाक नहीं होती है, इसलिए ये हमारी गैलेक्सी में कई जगह मौजूद होते हैं और इन पर आसानी से रिसर्च की जा सकती है और इससे ग्रेविटेशनल वेव और ग्रेविटी को समझना काफ़ी आसान हो सकता है। अब हमारा अगला मैसेंजर आता है न्यूट्रिनो। तो आइए अब हम न्यूट्रिनो के बारे में जानते हैं कि ये क्या होता है और ये क्यों एक मल्टी मैसेंजर एस्ट्रोनॉमी है। तो दोस्तों, न्यूट्रिनो को हम घोस्ट पार्टिकल भी कहते हैं। जब साइंटिस्ट बीटा डीके के प्रोसेस को समझ रहे थे तब उन्होंने इसे नोटिस किया था। साइंटिस्ट कहते हैं कि ये एक ऐसा पार्टिकल है जो किसी भी चीज के आर पार जा सकता है, यानी कि इस यूनिवर्स में ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि इसे पकड़ पाए, क्योंकि सबसे पहले इसमें कोई चार्ज नहीं होता और ये बिग बैंग के साथ ही शुरू हुआ था और तभी से इसका अस्तित्व है। साइंटिस्ट कहते हैं कि हमारा सूरज और सुपरनोवा एक्सप्लोजन हर पल न्यूट्रिनो पैदा करता रहता है और सूरज से जो न्यूट्रिनो हमारी पृथ्वी पर आते रहते हैं ये किसी भी चीज के आर पार चले जाते हैं और हर सेकंड लाखों न्यूट्रिनो हमारे शरीर के आर पार जाते रहते हैं। कहते हैं कि अगर हम लोहे की 1 या 10 परत भी लगा दें तो भी ये न्यूट्रिनो इसे पार कर लेंगे। ये किसी भी चीज से नहीं टकराते क्योंकि ये एक सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं जो कि एक इलेक्ट्रॉन के समान होते हैं, लेकिन इसमें कोई इलेक्ट्रिकल चार्ज नहीं होता और इसका मास बहुत छोटा होता है जो कि एक वेव की तरह होता है। न्यूट्रिनो ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाले कणों में से एक है।
हालांकि उनका सब्सटेंस के साथ बहुत ही कम संपर्क होता है, इसलिए उनका पता लगाना बहुत ही कठिन होता है। अब दोस्तों, न्यूट्रिनो एक ऐसा मल्टी मैसेंजर एस्ट्रोनॉमी है जो कि गैलेक्सी में कहीं दूर हो रही घटनाओं की जानकारी हम तक लेकर आता है। ये ऐसी जानकारियां होती है जो ना तो एक्सरेज ला सकता है, ना ही गामा रेज और ना ही कॉस्मिक रेज ला सकती है, क्योंकि न्यूट्रिनो जो है उसकी ट्रैवल करने की कैपेसिटी अनंत है। वो यूनिवर्स में ना तो किसी स्टार से टकराता है, ना किसी प्लैनेट से टकराता है। ये हमेशा ट्रैवल करता रहता है, और जब ये किसी सुपरनोवा विस्फोट और सूरज से निकलता है और हमारी धरती तक आता है, तो ये इस धरती को भी पार कर जाता है, और ये प्रोसेस निरंतर चलता ही रहता है। इसके बारे में और पता लगाने के लिए वैज्ञानिक तरह तरह का प्रयास कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए, सडबेरी न्यूट्रिनो वेधशाला में 1000 टन भारी पानी का 100 न्यूट्रिनो डिटेक्टर प्रत्येक सेकंड में लगभग 10-12 न्यूट्रिनो को कैप्चर करता है। प्रतिदिन लगभग 30 न्यूट्रिनो का पता लगाया जाता है। वुल्फगैंग पाउली ने सबसे पहले 1930 में न्यूट्रिनो के अस्तित्व की परिकल्पना की थी, लेकिन न्यूट्रिनो की पहली पहचान 1955 तक नहीं हुई, जब क्लाउड कोवान और फ्रेडरिक रेन्स ने परमाणु रिएक्टर द्वारा उत्सर्जित एंटी न्यूट्रिनो को रिकॉर्ड किया। और ये कंफर्म हो चुका है कि सुपरनोवा भी मुख्य रूप से एक न्यूट्रिनो घटना है, क्योंकि न्यूट्रिनो ही एकमात्र पार्टिकल है जो ढहते तारे में उत्पन्न बहुत घने पदार्थ में प्रवेश कर सकते हैं। ये संभव है कि ब्रह्मांड के डार्क मैटर का एक बड़ा हिस्सा न्यूट्रिनो से बना हो। इसके बाद हमारा अगला मैसेंजर है एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई, जो मल्टी मैसेंजर एस्ट्रोनॉमी में काफी इंपॉर्टेंट है। एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है जो चमकीले जेट और हवाओं का एमिशन करते हैं और अपनी गैलेक्सीज को आकार देते हैं, चाहे वे पास की सेफवर्ड गैलेक्सीज हों या बहुत दूर स्थित क्वासर और ब्लाजर हों। अब आइए सरल भाषा में एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई को समझते हैं। जैसे कोई आकाशगंगा है, उसके केंद्र में ब्लैक होल होता है और उसके चारों तरफ गैस के बादल होते हैं, जो गैस के बादल इतने गर्म हो जाते हैं कि वो एकदम प्लाज्मा के रूप में हो जाते हैं। प्लाज्मा का मतलब होता है जब सारा एटम टूटकर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में बदल जाते हैं, जिसकी वजह से वो आग के गोले जैसा दिखाई देता है। लेकिन जब ब्लैक होल कोई भी चीज खाता है, उस दौरान उसके हॉरिजॉन्टल में आप देखेंगे कि शंकु के आकार का प्लाज्मा निकलता है। वो प्लाज्मा आयन से बने होते हैं, इसलिए जब वो बाहर निकलते हैं तो बहुत दूर तक जाते हैं और फिर रेडियो वेव जैसी कई सारी तरंगे निकलती है। और हमारी पृथ्वी पर रेडियो वेव टेलीस्कोप लगे हुए हैं। ये ऐसे टेलीस्कोप है जो सिर्फ रेडियो वेव को कैप्चर करते हैं, और फिर उन रेडियो वेव को कैप्चर करके हम जान जाते हैं कि कौन सी दिशा में गैलेक्सी है जो बहुत तेजी से जेट पैदा कर रही है। और इसी से हम ब्लैक होल की जानकारी, गैलेक्सी की जानकारी और जेट की जानकारी जान पाते हैं। इसी वजह से जो एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई से निकलने वाले रेडिएशन हमारे लिए मैसेंजर का काम करते हैं। अब हमारा जो अगला मैसेंजर है वो है डार्क मैटर। तो दोस्तों, डार्क मैटर हमारे लिए एक मैसेंजर का काम करता है, क्योंकि डार्क मैटर हर गैलेक्सी में मौजूद होता है। ये हमारे दिखने वाले मैटर से भी कई गुना ज्यादा हमारे ब्रह्मांड में मौजूद है। लेकिन इस डार्क मैटर की वजह से हमारा जो स्पेस होता है वो बहुत ज्यादा मुड़ जाता है, जिसे हम ग्रेविटेशनल लेंसिंग भी कहते हैं। मतलब कि स्पेस में बहुत ज्यादा घुमाव आ जाता है, और इसी वजह से ब्रह्मांड में होने वाले सुपरनोवा और गैलेक्सी की जानकारी हमें मिलती है। आप कल्पना कीजिए कि कोई सुपरनोवा विस्फोट कहीं दूर हुआ है, जो कि हमारी धरती से बहुत ज्यादा दूर है, और उस सुपरनोवा और हमारी धरती के बीच बहुत सारी गैलेक्सीज हैं। इसका मतलब ये है कि उस सुपरनोवा से निकलने वाली लाइट हम तक नहीं आ सकती। लेकिन वैज्ञानिकों ने देखा कि एक सुपरनोवा का विस्फोट अलग अलग समय पर दिखाई देते हैं। यानी कि जिस सुपरनोवा का विस्फोट वैज्ञानिकों ने 2 साल पहले देखा था, उसी सुपरनोवा का विस्फोट वैज्ञानिक 3 से 4 साल बाद भी देखते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब सुपरनोवा का विस्फोट होता है तो उस दौरान उससे निकलने वाली जो लाइट होती है वो अलग अलग रास्ते से होकर गुजरती है, क्योंकि स्पेस मुड़ा हुआ होता है, जिसकी वजह से वो लाइट घूम के कहीं ना कहीं से धरती तक आती है। और जो दूसरी लाइट होती है जो सुपरनोवा से ही निकली थी, वो दूसरे रास्ते से, यानी कि मुड़े हुए स्पेस से, जो कि डार्क मैटर द्वारा पैदा किया गया था, उससे होते हुए धरती तक आती है। तो यहाँ पर कुछ लाइट धरती तक पहले पहुँचती है और कुछ लाइट धरती तक बाद में पहुँचती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा स्पेस जो है वो मुड़ा हुआ है और वहाँ पर डार्क मैटर की बहुत ज्यादा मौजूदगी है। इसीलिए डार्क मैटर हमारे लिए एक मैसेंजर है, क्योंकि उसी की वजह से स्पेस मुड़ा हुआ है। इसलिए ब्रह्मांड में मौजूद दूर की लाइट्स हमारी अर्थ तक आती है, जिसकी वजह से हम उनके बारे में जान पाते हैं।
तो अब दोस्तों, जब डार्क मैटर की वजह से स्पेस मुड़ता है तो हम गैलेक्सी को भी काफी हद तक तना हुआ देख पाते हैं, जिसकी वजह से हमें उस गैलेक्सी के पीछे छुपे हुए गैलेक्सीज भी दिखाई देते हैं, जिसे हम लेंसिंग इफेक्ट कहते हैं। तो हमने अब तक ये जाना कि कैसे ये सभी मैसेंजर एक तरह से जानकारी को लेकर आते हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या इनकी सीमाएं हमारे यूनिवर्स तक ही सीमित है? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि विज्ञान की सीमाएं सिर्फ हमारे यूनिवर्स तक नहीं है। क्योंकि कुछ दशक में हुई खोजों ने ये संकेत दिया है कि अभी सफर खत्म नहीं बल्कि शुरू होने वाला है और कुछ नई दुनिया हमारे सामने आ सकती है। क्योंकि आज का विज्ञान एक्स्ट्रा डायमेंशन की बात करता है और नए यूनिवर्स यानी समानांतर यूनिवर्स की बात करता है। पर सवाल अब भी वहीं पर है कि आखिर इस नई दुनिया का स्वागत कैसे होगा? तो इस नई दुनिया का स्वागत कुछ मैसेंजर कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला नाम ग्रेविटेशन का है। क्योंकि हम ये जानते हैं कि वैज्ञानिक ऐसे पार्टिकल की खोज में है जो ग्रेविटी के बारे में बताए, और ग्रेविटी ही एक जरिया है जिससे हम दूसरे डायमेंशन से कांटेक्ट कर सकते हैं और दूसरी दुनिया से भी संपर्क कर सकते हैं। इसलिए वैज्ञानिक ग्रेविटेशन की खोज में काफी जोर शोर से लगे हुए हैं, और जिस तरह से गॉड पार्टिकल को खोजा गया है उसी तरह से ग्रेविटेशन को भी एक दिन खोजा जाएगा। और इसी के साथ ये डॉक्यूमेंट्री यहीं पर कंप्लीट होती है। इस जानकारी के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर आप अपना प्यार और सपोर्ट हमें शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए मैं रूबी पारेख मिलूंगी और ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज के साथ। आप एक्सप्लोर करते रहिए इन्फिनिटी स्ट्रीम को। धन्यवाद।